तो बीपीएससी जिस प्रकार से अपने लेवल को ऊपर कर रही है और आप सभी एक तरह से निराश भी हो चुके हैं कि 68th में जिस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए वो देख के ऐसा लगने लगा कि अब हमें अपनी तैयारी जो है यूपीएससी लेवल तक लेके जानी पड़ेगी। तो आज मैंने सुधीर कुमार जो 66th के टॉपर रैंक 1 हमारे साथ हैं, जो आपको बताएंगे कि किस प्रकार से प्रीलिम्स आप क्रैक कर सकते हैं। उससे पहले 2-3 बातें मैं अपनी तरफ से रखना चाहता हूं कि अब जो हम तैयारी करने जा रहे हैं उसमें एक तो हमें डीपली, मैं बार बार बोलता हूं कि आपको डीपली जो है स्टडी करनी होगी। दूसरी जो है, अब तक जो है वन लाइनर बुक से काम चला रहे थे वो नहीं करनी पड़ेगी, अब हमें जो है पूरे कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाई करनी होगी। तो उससे क्या होगा कि मेंस भी प्रिपेयर होगी और साथ में आपकी इंटरव्यू की भी तैयारी होती चली जाएगी। तो आज जो है सुधीर 3-4 दिनों के बाद जो है बहुत स्टडी के बाद और क्वेश्चंस के पैटर्न को देखने के बाद कुछ बुक्स भी और उसके जो चैप्टर्स है खास तौर से कि सिलेक्टिव होकर कैसे हम स्टडी कर सकते हैं, कम समय में हम अपनी स्टडी को कैसे एक शार्प रूप दे सकते हैं कि आपका प्रीलिम्स जो है क्लियर तो हो ही जाए, साथ में मेंस में भी आपको हेल्प मिल सके। और चूंकि रैंक 1 है तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि यह वीडियो जो बनने वाला है काफ़ी मज़ेदार बनने वाला है और आप लोगों का फीडबैक का भी इंतजार रहेगा, ताकि सुधीर जो है आगे से आप लोगों को कुछ और भी ट्रिक्स और टिप्स जो है आपको दे सके। तो ज़्यादा हम बीच में बोलेंगे नहीं, मेरी वीडियो तो आते रहती है, लेकिन लास्ट में हम इतना ज़रूर कहेंगे कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि सभी सब्जेक्ट को एनालाइज किया गया है ताकि आपका प्रीलिम्स जो है वो क्लियर हो सके। काफ़ी मेहनत के बाद तैयार किया गया है, घंटों के मेहनत के बाद, और चूँकि इतने ब्रॉड एस्पेक्ट में तैयार की गई है कि आप लोगों को ज़रूर हेल्पफुल होगा। तो मैं बस अब सुधीर को कहूँगा कि एक सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज जो है वो बताएं दीजिए। मेरा नाम सुधीर है। मैं 66 बीपीएससी में मैंने रैंक 1 किया है और मैं अभी यूपीएससी का इंटरव्यू भी देकर आया हूँ। बहुत सारे समय को देने के बाद और क्वेश्चंस को एनालाइज करने के बाद ज़्यादातर मैंने 68 के पेपर को एनालाइज किया। तो मैंने देखा कि जो पैटर्न है वो यूपीएससी से के जो बुक्स हैं, स्टैंडर्ड बुक्स हैं, उस पर बहुत ज़्यादा अभी से चेंज किया गया बीपीएससी का। तो मैंने सोचा कि क्योंकि पढ़ने के लिए हमारे पास इनफाइनाइट बुक्स हैं और सब कुछ मटेरियल अवेलेबल है, तो कैसे हम चीज़ों को कम रखकर और कम मेहनत के साथ ज़्यादा आउटपुट लाकर और प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर सकते हैं। हमें वो 150 में 150 लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रीलिम्स सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, तो सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए हमें पढ़ना है। तो मैंने जो एनालिसिस किया है 2-3 दिन देकर, हो सकता है कि बाकी लोगों का एनालिसिस इससे अलग हो या फिर आपका जो तरीका हो पढ़ने का वो इससे अलग हो, बट मैं अपने तरीके से जो मैंने किया है उससे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि कैसे कम मेहनत करके अच्छे तरीके से ज़्यादा इफिशियंसी के साथ मार्क्स स्कोर किया जाता है या किया जा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने इकोनॉमिक्स को लिया है, क्योंकि जो इकोनॉमिक्स है वो उसके क्वेश्चंस का जो नंबर है उसमें बढ़ोतरी हुई है, इसलिए मैंने सबसे पहले इकोनॉमिक्स को लिया है। तो मैंने जो इकोनॉमिक्स की बुक पढ़ी थी वो नितिन सिंघानिया से पढ़ी थी। तो ये जो बुक है वो मार्केट में अवेलेबल है। तो इसमें क्या क्या अच्छी बात है मैं वो बताना चाहता हूँ कि इसमें लगभग 18-20 चैप्टर है, लेकिन मैंने उसमें से समराइज किया कि कौन कौन से चैप्टर को हमें पढ़ना है, जिससे कि जो कि प्रीलिम्स के लिए है। तो सबसे पहला जो है वो है नेशनल इनकम का। नेशनल इनकम का सबसे पहला, जिसमें कि जीडीपी, जीएनपी इन सब के बारे में समझाया गया और बेसिक डेफिनेशंस दी गई है। तो इससे बहुत बार डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। दूसरा जो है वो इन्फ्लेशन का है। इन्फ्लेशन में कि कैसे कोई चीज़ इंक्रीज करता है, तो ये 3rd नंबर चैप्टर है, तो आप देख सकते हैं। और इन्फ्लेशन अगर अलग अलग तरीकों से होगा तो इसके क्या इफेक्ट्स हैं ये भी इसमें पता चलता है। तीसरा जो है इंडियन टैक्स स्ट्रक्चर और पब्लिक फाइनेंस है, जो हमें तैयार करना होगा कि इंडियन गवर्नमेंट कैसे टैक्स करती है, नॉन टैक्स रेवेन्यू कैसे होता है, उसको खर्च कैसे किया जाता है, तो एक ये इंपॉर्टेंट है। चौथा इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया है, जो हमारे 12 5 ईयर प्लान्स आए थे, साथ ही साथ प्लानिंग कमीशन को हटाकर उसके बाद नीति आयोग लाया गया, तो इन पे ये है। और इससे इस बार भी 2 क्वेश्चंस आए थे, तो आप एक ये चैप्टर कर सकते हैं। इसके अलावा मनी और बैंकिंग है, जिसमें रेपो, रिवर्स रेपो, आरबीआई के द्वारा स्टेप्स क्या क्या लिए गए हैं वो पता चलेगा। इसके अलावा फाइनेंशियल मार्केट है, जैसे कि स्टॉक्स जो होते हैं, स्टॉक मार्केट, उसके बारे में, तो ये कर सकते हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर है, जो कि इससे भी क्वेश्चंस हर साल आते ही आते, प्री में भी आते हैं और मेंस में भी आते हैं, तो ये एग्रीकल्चर का टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जितने भी चैप्टर्स हैं इस बुक में वो ज़्यादातर मेंस ओरिएंटेड है, तो हमें उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप एक बार चाहे तो गो थ्रू कर सकते हैं, बट अगर टाइम नहीं है तो उसको छोड़ सकते हैं।
इसके अलावा हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ना चाहिए। उसके अलावा जो चैप्टर लास्ट में है इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि IMF है, वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस है, तो इन सब के बारे में इसमें बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ है। तो एक इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस के बारे में आप पढ़ सकते हैं। और लास्ट जो है वो है बजट और इकोनॉमिक सर्वे। इसमें दोनों इंडिया और बिहार, इन दोनों को पढ़ना पड़ेगा हमें। इसमें भी अगर आपको लगता है कि बजट और इकोनॉमिक सर्वे बहुत बल्कि हो जाता है, तो आप किसी भी इंस्टीट्यूट, जैसे कि इंडिया की अगर हम बात करें तो विजन का 8-9 पेज का इकोनॉमिक सर्वे आता है और 7-8 पेज का बजट आता है, तो वहां से आप उसको देख सकते हैं। और वैसे ही किसी भी इंस्टीट्यूट का बिहार का इकोनॉमिक सर्वे उठाकर आप वहां से उसको देख सकते हैं। तो सिर्फ यहाँ से अगर आप ये 9 चीजें करेंगे तो मुझे लगता है कि ज़्यादातर क्वेश्चंस बन जाएंगे। आप लास्ट के 3-4 साल के भी क्वेश्चन उठाकर देखें, और मोस्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि 68 में आया था, तो इतने से ज़्यादातर चीज़ें हो जा रही है। इसके अलावा जो दूसरा सेक्शन है वो इंडियन पॉलिटी का है। तो पहले हम लोग क्या करते थे, 1 लाइनर बुक्स पढ़ लेते थे तो उससे काम हो जा रहा था, बट अब हमें करने की ज़रूरत है कि हमें जो है ये बुक जो है M लक्ष्मीकांत की, ये हमें पढ़ना पड़ेगा। ये ज़्यादातर जो है UPSC के लिए लोग पढ़ते हैं, बट अब जो है इसे हमें पढ़ना पड़ेगा। तो बट ये बुक्स जो है बहुत ज़्यादा बल्कि है। ये बुक 80 चैप्टर्स के आसपास इसमें है, 75 to 80 के बीच में। तो इसमें से हम क्या कर सकते हैं कि चैप्टर को कैसे सिलेक्ट करेंगे और कौन कौन चैप्टर पढ़ेंगे, मैंने मिनिमाइज करने की कोशिश की है। वैसे आप चाहे तो पूरी बुक पढ़ सकते हैं, बट मैंने जो चैप्टर पढ़ा था मैं उसके बारे में बताऊं। तो सबसे पहला जो है, पहले पेज में जाएं तो हमें सबसे पहले जो है वो प्रीएम्बल पढ़ना पड़ेगा। तो एक ये प्रीएम्बल है जो कि इंपॉर्टेंट है। तो पहला तो हो गया प्रीएम्बल, ये इंपॉर्टेंट है। और मुझे लगता है कि प्रीएम्बल पूरे डिक्टो जो है, जैसा प्रीएम्बल है वी द पीपल ऑफ इंडिया, पूरा एग्जैक्ट उसे याद कर लें। ये पीटी और मेंस दोनों में काम आएगा। अगर मेंस में कहीं प्रीएम्बल का क्वेश्चन आ रहा है तो डायरेक्ट आप वो प्रीएम्बल को यूज करके लिख सकते हैं सीधे सीधे। तो एक प्रीएम्बल वाले चैप्टर को पढ़ ले। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है वो फंडामेंटल राइट का चैप्टर है, जो कि एक ये इंपॉर्टेंट है। तीसरा DPSP जो कि इंपॉर्टेंट है, और इससे रिलेटेड आर्टिकल्स भी आप पढ़ सकते हैं। तो ये तो हो गए पहले 3। इसके अलावा इसमें लगभग सारे ही हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज भी पढ़ सकते हैं। अमेंडमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर नंबर 10, बेसिक स्ट्रक्चर, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इससे मोस्टली जो जजमेंट्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप जजमेंट्स को एक बार जरूर याद रखें। और कुछ कुछ चीज़ें जो बेसिक स्ट्रक्चर में आती हैं उसको देख ले। इसके अलावा पार्लियामेंट्री सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्लियामेंट्री सिस्टम का। उसके अलावा एक बार फेडरल गवर्नमेंट को भी आप देख सकते हैं। तो फेडरल गवर्नमेंट यहाँ से देख ले, फेडरल सिस्टम। इसके अलावा ये दोनों उतना इंपॉर्टेंट नहीं है प्रीलिम्स के लिए। मेंस में इससे क्वेश्चंस आते हैं, बट प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अलावा इमरजेंसी प्रोविजन इंपॉर्टेंट है। वो क्लियरली नहीं दिख रहा इसलिए मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एक इमरजेंसी पढ़ सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेसिडेंट। तो ये पढ़े। वाइस प्रेसिडेंट ये पढ़ लें। प्राइम मिनिस्टर पढ़ने की जरूरत है, जो हमारे PM है, उसके बारे में जो भी चीजें दे रखी है। तो आप इस पेज से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 चैप्टर कर लें। ये लास्ट वाला जो 20 है वो करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा अगर हम इस चैप्टर में आए, इस पेज में, तो इससे पार्लियामेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है प्रीलिम्स के लिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो एक ये 22 नंबर पार्लियामेंट कर ले। फिर इन सब की जरूरत नहीं है। एक ये सुप्रीम कोर्ट वाला टॉपिक कर ले। आप कभी भी क्वेश्चन पेपर देखें, 7-8 साल का एनालिसिस कीजिए, तो ज्यादातर क्वेश्चन यहाँ से हो जाएंगे। एक सुप्रीम कोर्ट देख ले। बाकी ये सब जो टॉपिक्स है सब मेंस के लिए है। तो इस पेज से सिर्फ चैप्टर नंबर 22 जो कि पार्लियामेंट का है, और दूसरा जो है वो सुप्रीम कोर्ट का है। तो एक ये 2 चैप्टर देख सकते हैं। इसके अलावा इसमें अगर अगले पे आए तो कुछ रह गया क्या? गवर्नर कहीं पे है? एक सेकेंड। हाँ, इस पेज में एक गवर्नर भी है जो नीचे है। तो एक गवर्नर का टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, तो ये गवर्नर वाला भी देख लें। एक ये इंपॉर्टेंट है। फिर आगे चलते हैं।
यहाँ पर। तो इससे जो इम्पोर्टेंट है वो है एक चीफ मिनिस्टर, जो कि हमें पढ़ना है। इसको सीएम लिख देते हैं, चीफ मिनिस्टर। इसके अलावा स्टेट लेजिस्लेचर, जैसे उधर पार्लियामेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्लियामेंट, उसी तरीके से यहाँ से स्टेट लेजिस्लेचर बहुत जरूरी है। तो एक स्टेट लेजिस्लेचर आप देख सकते हैं। यहाँ से ये तीनों इंपॉर्टेंट है, हाई कोर्ट, ट्रिब्यूनल और सबऑर्डिनेट कोर्ट। तो ये तीनों ही देख लें, हाई कोर्ट भी देख लें, ट्रिब्यूनल भी और सबऑर्डिनेट कोर्ट भी। इसके अलावा यहाँ से जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो पंचायती राज है। इसको और पार्लियामेंट को मैं बोलता हूँ कि और कोई चैप्टर ना पढ़े अगर पॉलिटी में, ये और पार्लियामेंट, ये दोनों चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ के जाए, जितने अच्छे से आप पढ़ सके, 10 बार 8 बार जितनी बार पढ़ सके। तो एक तो पंचायती राज हो गई और दूसरा पार्लियामेंट हुआ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। म्यूनसिपैलिटी भी पढ़ लें एक बार, क्योंकि बहुत से डेफिनेशन है इसमें, कैंटोनमेंट बोर्ड क्या होता है, म्यूनसिपैलिटी क्या है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, तो एक ये देख लें। इसके अलावा आगे अगर चलते हैं तो इसमें से जो इंपॉर्टेंट है वो एक इलेक्शन कमीशन है इंपॉर्टेंट, ये मेंस में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा एक फाइनेंस कमीशन है, इसके फाइनेंस कमीशन, इसके आर्टिकल भी याद रखें। इसके अलावा इसमें एक कैग का है, इसका भी आर्टिकल याद रखें, CAG। और तो बाकी इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है बहुत ज़्यादा। तो एक ये 3 चैप्टर्स हैं, एक तो इलेक्शन कमीशन, दूसरा फाइनेंस कमीशन, तीसरा कैग। हाँ, एक यहाँ से अगर देखें तो इसमें एक नीति आयोग है जो हमें पढ़ने की जरूरत है। ये इकोनॉमिक्स से भी हो जाएगा, जो नीति आयोग है वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। नितिन सिंघानिया में ये दे रखी है, तो वहाँ से भी देख लेंगे तो काम अपना हो जाएगा। फिर इसके अलावा यहाँ से अगर हम देखें तो इस चैप्टर में एक लोकपाल और लोकायुक्त है जो कि इंपॉर्टेंट है, लोकपाल और लोकायुक्त है जो इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो एक लोकपाल लोकायुक्त देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम इसमें देखें तो एक तो इलेक्शन के लॉज देख लें, इसमें जो है इलेक्शन के लॉज देख लें। अगला इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, जो कि डिफरेंट रिफॉर्म्स आए हैं और बहुत सारी कमिटीज जो बैठाई गई थी, उसको देख सकते हैं। उसके अलावा एंटी डिफेक्शन लॉ, ये बहुत न्यूज़ में रहता है हमेशा ही, तो इसको आप देख सकते हैं। एक एंटी डिफेक्शन लॉ और एक लास्ट में प्रेशर ग्रुप, अगर आपको मन करे तो ये देख सकते हैं। इसके अलावा पॉलिटी में और कोई चैप्टर करने की जरूरत नहीं है, ये प्रेशर ग्रुप है हमारा। पीटी के लिए मुझे लगता है कि लक्ष्मीकांत में इतना मोर देन सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप इतना कर सकते हैं। अब मुझे लगता है कि अगर 10 क्वेश्चन आते हैं तो 8 क्वेश्चन, जैसे पिछली बार आप देखें 68 में, तो 10 में से 9 क्वेश्चन जो थे वो लक्ष्मीकांत से आए थे, आप जाकर रिव्यू कर सकते हैं। उसके अलावा उसके बाद हम आते हैं ज्योग्राफी पे। तो अगर हम ज्योग्राफी पे आए, तो हम देख सकते हैं कि ज्योग्राफी में ये दोनों जो बुक्स हैं, क्लास 11th की फिजिकल, जो कि वर्ल्ड की फिजिकल है, और इंडियन की फिजिकल है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। जो इंडियन फिजिकल है और ये वर्ल्ड की फिजिकल है। और इसके साथ साथ आपको चाहिए कि आप थोड़े मैप्स पे ध्यान रखें। अब मैप्स में इनफाइनाइट मैप है पूरे वर्ल्ड का, तो मुझे लगता है इंडिया का मैप विथ नाइबरिंग कंट्रीज, और जो करेंट में जो भी जगह है वो देख सकते हैं मैप में। बट 11th की ये जो बुक है एनसीईआरटी की, वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ने की जरूरत है, जो कि एनसीईआरटी की है ज्योग्राफी में। अगर आपको लगता है कि आप इससे भी अच्छा पढ़ना चाहते हैं, इससे और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, और आपके पास टाइम है, तो एक महेश बर्नवाल की बुक आती है, आप इसको भी रेफर कर सकते हैं। ये कॉस्मोस पब्लिकेशन की आती है, अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको भी देख सकते हैं, बट मुझे लगता है कि यहाँ से ये काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 बुक्स हो गई। 12th की जो ज्योग्राफी है उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो कहीं पे काम नहीं आता। इसके अलावा अगर हम हिस्ट्री की बात करें, तो वैसे तो अगर आप चाहें तो एंशिएंट और मेडिवल को छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन बहुत बार ऐसे आते हैं जो बहुत ज़्यादा टफ होते हैं। बट अगर करना चाहे तो मैंने कुछ चैप्टर सेलेक्ट करा है, जो कि ओल्ड एनसीईआरटी की मैं बात करूं, मैं ओल्ड एनसीईआरटी पे ज़्यादा रेफर करता हूं, तो मैं ओल्ड एनसीईआरटी की बात करूं तो
ओल्ड एनसीईआरटी जो कि ये है 11th की, तो उसमें से चैप्टर नंबर 6 जो हड़प्पन सिविलाइजेशन का चैप्टर है, उसके अलावा चैप्टर नंबर 7 वैदिक एजेज का, और फिर 9 और 10 11 चैप्टर नंबर 13, उसके अलावा 14 16 चैप्टर नंबर 19 20 और 22। ये जो चैप्टर्स हैं हमारे कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 5, 11 चैप्टर्स हैं जो टोटल 25 या 26 है, उसमें से मैंने 11 चैप्टर्स को इंपॉर्टेंट मार्क करा है। उसमें से भी 4-5 बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हड़प्पन की बात करें, इसके अलावा जैनिज्म एंड बुद्धिज्म की बात करें, उसके अलावा मौर्यंस की बात करें, क्योंकि ये बिहार से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है मौर्यंस, तो ये हो गए। इसके बाद गुप्ता पीरियड, और उसके बाद एक लास्ट में आता है हर्षवर्धन। तो ये ऐसे ये 5 टॉपिक्स हैं जो कि ज़्यादातर इन चैप्टर्स में कवर्ड है। तो इतना आप कर लेंगे तो मुझे लगता है एंशिएंट काफ़ी है इस 11 चैप्टर से, क्योंकि एंशिएंट के क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो कि आपसे बहुत बार ऐसा हुआ कि आपको नहीं आ रहे हो, तो उसको आप छोड़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा इस पर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम मेडिवल हिस्ट्री की बात करें तो उस पर मैंने चैप्टर्स मार्क किए हैं। चैप्टर नंबर 2, तो सबसे पहले जो है वो है चैप्टर नंबर 2, उसके अलावा है चैप्टर 3 5 6 7, इसके अलावा है 9 13 15, उसके अलावा चैप्टर नंबर 16 चैप्टर नंबर 17, और उसके अलावा राइज ऑफ मराठास भी पढ़ ले, राइज ऑफ मराठा। अगर मैं बेसिक ऊपर से बात करूं कि कौन कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने चाहिए, तो जो पाला, प्रतिहारा और राष्ट्रकूटास थे इनको पढ़ ले। दूसरा में चोल को पढ़ ले। इसके अलावा चोल से अगर हम आगे जाएंगे तो साउथ में अगर हम बात करें तो विजयनगर इंपायर, और इसके अलावा जो है यहाँ से शेरशाह सूरी, और अगर मुगल की बात करें तो अकबर, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप दिल्ली सल्तनत चाहे तो ऑप्शन में रखें कि दिल्ली सल्तनत, तो ये कर सकते हैं। वो ज़्यादातर इन चैप्टर्स में कवर्ड है। मैंने मिनिमाइज करने की कोशिश किया क्योंकि एंशिएंट और मेडिवल बहुत कम लोग पढ़ना चाहते हैं, तो मैंने इसको मिनिमाइज किया इस चैप्टर्स को, इसलिए कि आप कम से कम एटलीस्ट इन चैप्टर्स को पढ़कर जाए। इसके अलावा मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री, फिर से इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और बिहार से, तो इसके लिए मुझे लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है, इसमें भी प्रायोरिटी आप दे सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं वो ऐसे इवेंट जो कि 1900 के बाद हुए हैं, स्वदेशी मूवमेंट से लेकर 1947 तक के, ये स्वदेशी से लेकर 1947 यहाँ तक को आपको बहुत अच्छे से कवर करके जाना है। मुझे लगता है कि 200 के आसपास इतने में पेजेज होंगे, उस पेज को बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसके अलावा सोशियो रिलीजियस मूवमेंट, जितने भी मूवमेंट्स हुए हैं, एटलीस्ट उनके नेम और उनके फाउंडर या जिन्होंने इसको लीड किया था ये पता होना चाहिए। 1857 के रिवोल्ट, इसमें बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, प्लेस और वहाँ के जो लीडर थे वो आप रिवाइज याद कर सकते हैं, और ट्राइबल रिवोल्ट्स में जो रिवोल्ट थे वो, और वहाँ प्लेस कहाँ पर हुआ था और वहाँ के लीडर्स, बस आपको ये कर लें तो ज़्यादातर क्वेश्चंस यहाँ से बन जाएगा। इसके अलावा एक ये सेक्शन है जहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास टाइम है तो घटना चक्र आप कर सकते हैं, ये ऑप्शनल में है। अगर आपके पास टाइम है तो आप घटना चक्र हिस्ट्री के लिए रेफर कर सकते हैं। तो ये हिस्ट्री हमारा हो गया। अगर हम आगे बढ़े तो हम साइंस पर आते हैं। तो साइंस की हम बात करें तो साइंस में क्या है कि बेसिक जो एनसीईआरटी है क्लास 6 to 10th, ये बहुत ज़रूरी है। आपको एक बार बेसिक क्लास 6 to 10th की एनसीईआरटी आपको करने की ज़रूरत है। अब इस 6 में एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स भी आते हैं। इस बार के क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम्पलर प्रॉब्लम से भी उठाए गए हैं। हर एक क्लासेस की एग्जाम्पलर प्रॉब्लम आती है एनसीईआरटी की, तो आप यहाँ से एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर कर सकते हैं, या फिर और में है ये, और में अगर आप चाहें तो घटना चक्र साइंस के लिए भी प्रीफर कर सकते हैं कि अगर आप इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादातर कर लेंगे तो क्वेश्चन इसके बन जाते हैं। तो आप ये दोनों में से या तो ये करें, दोनों करने की जरूरत नहीं है, या तो ये करें या फिर ये करें, तो यहाँ से साइंस भी हो जाएगा। मुझे लगता है 30 में से आप आराम से
27-28 तो कर पाएंगे अगर आपने या तो ये कर लिया या तो ये कर लिया, और दोनों कर लिया तब तो 28 कर ही लेंगे। साइंस हो गया। इसके बाद आता है बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल में क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा यूपीएससी के लिए पढ़ा था तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिला था, तो मैंने जो पढ़ा था उसमें वो ये वाला जो टॉपिक है, ये जो बुक है बिहार कोर फैक्ट, जिसको तथ्य सार बोलते हैं। तथ्य सार ये घटना चक्र की यहाँ आती है, तो ये बुक आप पढ़ सकते हैं अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है या फिर कम मेहनत के साथ करना चाहते हैं तो। इसके अलावा अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं तो इम्तियाज अहमद सर की जो बुक है बिहार एक परिचय, उससे कर सकते हैं अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल है, बट ये बुक बहुत बल्कि है। उसी तरीके से बिहार समग्र है, ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, लेकिन ये भी बुक बहुत बल्कि है। तो अगर आपके पास टाइम है तो या तो और है ये, या तो आप इम्तियाज अहमद सर की बुक करें या फिर बिहार समग्र करें। लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है या फिर आपको बहुत ज़्यादा बिहार के बारे में पढ़ने में मज़ा नहीं आ रहा, तो आप ये घटना चक्र की जो तथ्य सार आती है या फिर कोर फैक्ट्स, आप उससे ही पढ़ सकते हैं। इसमें वो करंट अफेयर भी ऐड करते जाते हैं, तो वो भी इसमें से हो जाएगा। इसके अलावा जो लास्ट है वो करंट अफेयर्स है। तो मैं बार बार कहता हूँ कि करंट अफेयर्स को हल्के में नहीं लेना है। मैं आपको बता दूँ, मेरे टाइम में 36 के आसपास क्वेश्चन आए थे करंट अफेयर में, और मेरे 34 क्वेश्चन सही थे, और यही करंट अफेयर था जिसने मुझे प्रीलिम्स में आराम से सिलेक्ट करवा दिया था। तो मैंने जो बुक पढ़ी थी वो मैं बता दूं, केबीसी नैनो, ये बुक पढ़ी थी। बहुत स्टैंडर्ड बुक है ये, बहुत लोग प्रीफर करते हैं। और दूसरा जो मैंने पढ़ा था, ये हर मंथ आता है टॉप रैंकर्स, ये उसकी मंथली मैगजीन्स होती है टॉप रैंकर्स की। ये जो आती है मैगजीन्स वो एसएससी वालों के लिए आती है, जो जीडी में होते हैं उनके लिए आती है, लेकिन मैंने इसको पढ़ा था। तो आप ये थोड़ी सी बल्कि बुक है, लगभग 80-85 पेज की रहती है हर मंथ में, बट उसमें ऐसे पूरे बटे हुए रहते हैं कंटेंट हर मंथ के। तो आप इसमें से चीज़ों को सिलेक्ट कर सकते हैं कि इंटरनेशनल न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, नेशनल न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, साइंस एंड टेक उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको आप हटा सकते हैं। कोई डेथ किया तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक आध क्वेश्चन आएगा तो इतना तो रिस्क ले सकते हैं। रैंकिंग वाला इंपॉर्टेंट है, कोई रिपोर्ट अगर आई है तो इंपॉर्टेंट डेज ये एसएससी में इंपॉर्टेंट होता है, हमारे यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं होता, तो इसको हटा सकते हैं। बैंकिंग इकोनॉमी ये भी ज़रूरत नहीं है। अवार्ड रिकॉग्नाइजेशन ज़रूरत है, तो आप यहाँ से चीज़ों को सिलेक्ट कर सकते हैं। स्पोर्ट्स ज़रूरत है यहाँ पर, और सबमिट और एमओयू, एक आप बुक एंड ऑथर्स को हटा सकते हैं, एक आध क्वेश्चन आता है, और एक ये कर ले। तो ये अगर 5-6 टॉपिक कर लेते हैं, तो मैंने ये बहुत ज़्यादा अच्छे से करा था, और इसमें भी सिलेक्टेड ऐसे जैसे 5-6 को ट्राई किया तो उससे ज़्यादातर क्वेश्चंस बन गए थे। इसके अलावा जो बिहार के आते हैं उसके लिए मैंने स्टडी IQ आती है, आप दूसरे किसी का भी पढ़ सकते हैं। स्टडी IQ वीडियो आती है, वो 6 महीने में 2-2.5 घंटे की वीडियो निकालते हैं, तो 2 वीडियो 2.5 घंटे की 5 घंटे में ये बिहार का करंट अफेयर यहाँ से क्लियर हो गया था। आप यूट्यूब पे कोई भी एक स्टैंडर्ड जो भी यूट्यूब चैनल से आप वहाँ से भी देख सकते हैं, किसी इंस्टीट्यूट का आप देख सकते हैं, तो वहाँ से ये करंट अफेयर ये भी हो जाता है। मैं स्टडी IQ को देखता था, एक IAS PCS फैक्ट्री करके है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं, इसकी बहुत अच्छी वीडियोस आती है, तो ये भी बहुत अच्छी वीडियो है, तो आप ये भी देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि मोर और लेस जो कम मेहनत करके जो है हम कर सकते हैं वो मैंने बता दिया, कैसे चीज़ों को मैंने सिलेक्टिव किया था। और मेरे प्री में बहुत अच्छे मार्क्स तो नहीं थे, बट उस टाइम में जो मेरे मार्क्स थे वो 112 थे, और सिर्फ मैंने 3 महीने तक की उस समय तैयारी करी थी। तो इसलिए कि कम मेहनत करके कैसे कौन कौन चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना है ये हमें देखना है, तो मैंने कोशिश करा है कि आपको इससे बेनिफिट मिले। सबका अपना स्ट्रेटजी होता है, फिर से सिर्फ यही नहीं है जो मैंने अपना स्ट्रेटजी बनाया, आप सिर्फ उसी से ना पढ़े। आपको अगर लगता है कि आपकी स्ट्रेटजी इससे बेहतर है तो आप वही फॉलो करें, कंपल्सरली इसको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आपके कमेंट्स का वेट करेंगे हम लोग कि आप कमेंट करें, और ये बहुत एनालिसिस करने के बाद कम से कम मैंने इस पे 67-68 को मैंने जो एनालिसिस किया है, जो मैंने किया था कि एनालिसिस, तो मैंने खुद ही इस पे 4-5 दिनों का टाइम दिया, तब मैंने ये वीडियो बनाया। ये जो स्लाइड्स है मैंने फिर तैयार करा है, ऐसे नहीं है कि मैं बस आ गया हूँ कहीं से उठकर और इसको बोल दिया है, ठीक है। और बाकी मैंने जो और भी बहुत चीज़ें देखी हैं उसमें कि बहुत लोग, आप लोग आउट ऑफ द मोटिवेशन रन आउट हो जाते हो, तो हमें हमेशा मोटिवेटेड रहना है। अब मोटिवेशन कैसे आएगा? अब अगर मैं अभी आपको मोटिवेट करूंगा, बहुत ज़्यादा मोटिवेट करूंगा, आप 4-5 दिन तक मोटिवेटेड रहोगे, उसके बाद क्या होगा, आपका मोटिवेशन धीरे धीरे लो होगा।
तो आपको ना एक बोलते हैं वर्ड यूज होता है सेल्फ मोटिवेशन। तो सेल्फ मोटिवेशन ये आपके अंदर आना चाहिए। और दूसरा, एक अच्छा ग्रुप रखें। ये यूपीएससी में मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा, या फिर सिविल सर्विसेज की तैयारी में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अच्छा पीयर ग्रुप होना चाहिए। हर एक प्रॉब्लम को आप शेयर कर सके, हर चीज़ों को बात कर सके, टॉपिक्स डिस्कस कर सके। कोई भी चीज़ पढ़ा, जैसे हम लोग लंच में ऐसे तो होते थे कि बैठ गए किसी टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं, तो अच्छा मेंस का कंटेंट बन जाता था वहाँ से। तो आप ये एक अच्छा ग्रुप रखें। और एक क्राइसिस मैन होता है, क्राइसिस मैन या फिर वुमेन, जिसको अगर आप कभी भी टेंशन में गए तो आप इससे बात करके आप हमेशा खुश हो जाए। ऐसे एक आदमी होना चाहिए आपके पास कि जो कि आपकी क्राइसिस को दूर करे। बाकी हमेशा मोटिवेटेड रहे। मोटिवेटेड रहने के लिए यह है कि आप अपनी तरफ से जितना दे सकते हैं दें। रिजल्ट पे बिल्कुल ध्यान ना दें कि इस बार हुआ अगली बार ना हुआ, कोई बात नहीं है। इस बार नहीं हुआ, 2-3 बार नहीं हुआ। बहुत लोग ऐसे हैं जो छठे अटेम्प्ट में पास करते हैं। यूपीएससी में देख लीजिए, बीपीएससी में देखिए 32-34 साल के होते हैं तब भी वो सिलेक्टेड होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि लोग सिलेक्टेड नहीं हुए ज़्यादा एज होकर या फिर 4-5-6 अटेम्प्ट देने के बाद। कोशिश करते रहें, ट्राई करते रहें, आप कर सकते हैं। कमेंट्स का इंतजार रहेगा, तो कमेंट कीजिएगा कि और अगर आपको लगता है कि मेंस में या किसी चीज़ में ऐसे कुछ टॉपिक्स को बनाया जा सकता है तो आप कमेंट में डालिएगा। तो फिर मैं ट्राई करूँगा जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं इस प्लेटफॉर्म पर आकर आपसे बात कर सकूँ। थैंक यू।